संसद का मानसून सत्र आज से मणिपुर हिंसा पर हंगामे के आसार। सरकार दिल्ली अध्यादेश सहित 31 बिल करेगी पेश। यूपी सरकार का मिशन रोजगार जारी। आज 700 अभ्यर्थियों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। चमोली सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में हादसे का मामला। आज चमोली जाएंगे मुख्यमंत्री। पुष्कर धामी। करंट लगने से 16 की हुई थी मौत, 11 घायल। अहमदाबाद में जगुआर ने भीड़ को रौंदा, 9 की मौत, 15 लोग घायल। ट्रक थार की टक्कर के बाद भीषण जमा हुई थी। महाराष्ट्र के 4 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। रायगढ़ में चट्टान खिसकने से 5 की मौत, 127 मलबे में दबे। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी लखनऊ में आज से 70 रुपए में सरकारी टमाटर। टमाटर की कीमतों में प्रति किलोग्राम 10 रुपए की कमी। शहर में 10 स्थानों पर वैन लगाई गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से आपको बताते हैं, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर है। संसद का मानसून सत्र का आगाज आज से हो चुका है। मानसून सत्र 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलने वाला है। मानसून सत्र के दौरान 31 विधेयक पेश किए जाएंगे। विपक्ष की मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने की मांग है। मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए सरकार भी तैयार हो गई है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। कई मुद्दों पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तकरार हो सकती है। मणिपुर हिंसा, महंगाई, दिल्ली अध्यादेश समेत कई मुद्दे हैं। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और स्पीकर ओम बिरला ने सार्थक चर्चा की बात कही है, अपील भी की है। सर्वदलीय बैठक में दलों से सार्थक चर्चा की अपील की है। और अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज से शुरुआत मानसून सत्र की, जो कि 11 अगस्त तक चलने वाला है, लेकिन हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार हो सकती है। तो कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार हो सकती है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। एक तरफ जहां संसद सत्र की शुरुआत, तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। राज्यसभा के भीतर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आज से मानसून सत्र की भी शुरुआत हो रही है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ जहाँ मानसून सत्र की शुरुआत, तो वहीं राज्यसभा के भीतर की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि सत्र के हंगामेदार रहने के आसार लगातार बताए जा रहे हैं। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of a sitting member of this House, Shri Hardwar Dubey, and former members Shri Dawa Lamba, Shrimati Usha Malhotra, and Shri Solipeta Ramchandra Reddy. Shri Hardwar Dubey passed away on the 26th of June 2023. He represented the state of Uttar Pradesh in this august House. He was barely halfway through his term since its commencement in November 2020. I share a personal bond with him. We both belong to legal fraternity. Sri Dubey was a passionate conservationist at heart. His deep commitment towards protection of wildlife and natural heritage was always reflected in his participation in the House. Born on 1st June 1949 at Husainabad in Balia district of Uttar Pradesh, Shri Dubey took special interest in eradicating social problems affecting the society. He served as a member of Uttar Pradesh Legislative Assembly for 2 terms and was also a Minister of Finance in the government of Uttar Pradesh. In the passing away of Shri Hardwar Dubey, the country has lost an able administrator, dedicated environmentalist, and a committed parliamentarian. Shri Dawa Lamba
a former member of this House, represented the state of West Bengal from April 1996 to 2002, passed away on the 3rd of April this year. Sri Lama also served as a member of West Bengal Legislative Assembly and as Minister of State in the government of West Bengal, holding various portfolios. Born on 18th August 1929 at Chong Tong Tea Estate in Darjeeling, West Bengal, Sri Lama worked assiduously for the upliftment of poor peasants and tea garden workers. In the passing away of Sri Dawa Lama, the country has lost a dedicated social worker whose commitment to the cause of the upliftment of the most downtrodden was reflected equally both inside and outside the house. Shrimati Usha Malhotra passed away on 6th of April 2023. श्री बालू भाव उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। श्री धानोरकर कोयला खान और इस्पात संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री धानोरकर समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करते थे। श्री बालूभाव और सुरेश नारायण धनोरकर का निधन 30 मई 2023 को 48 वर्ष की आयु में गुरुग्राम, हरियाणा में हुआ। श्री प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब के फरीदकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री बादल ने केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री प्रकाश सिंह बादल ने 5 कार्यकालों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 11 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्र के प्रति लोकसेवा में उनके योगदान के लिए श्री बादल को 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे एक लोकप्रिय राजनेता थे जिन्होंने पंजाब के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति एवं विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। वे आजीवन किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री प्रकाश सिंह बादल का निधन 25 अप्रैल 2023 को 95 वर्ष की आयु में मोहाली में हुआ। श्री रंजीत सिंह अविभाजित बिहार राज्य के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री रंजीत सिंह का निधन 24 मार्च 2023 को 80 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में हुआ। श्री सुजान सिंह बुंदेला उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बुंदेला खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुजान सिंह बुंदेला का निधन 30 मार्च 2023 को 76 वर्ष की आयु में ललितपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री संदीपन थोराट महाराष्ट्र के पंढरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री थोराट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, लोक लेखा समिति के साथ लाभ के पदों संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति और वित्त संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री संदीपन थोराट का निधन 31 मार्च 2023 को 90 वर्ष की आयु में सोलापुर में हुआ। श्री विश्वनदम केनिथी आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 9वीं और 10वीं लोकसभा। Secretary General will convey to the members of the bereaved families our deep sense of profound sorrow and sympathy. As a mark of respect to the memory of Shri Hardwar Dubey, sitting member, the House stands adjourned to meet at 12 noon today.
पूर्व वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। कानूनगो मानव संसाधन विकास संबंधी समिति और ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। श्री त्रिलोचन कानूनगो का निधन 21 अप्रैल 2023 को 82 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में हुआ। श्री इलियास आजमी उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती शाहबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री इलियास आजमी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी, गृह कार्य संबंधी और रक्षा संबंधी समिति और संसद सदस्यों के वेतन भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे। श्री इलियास आजमी का निधन 4 जून 2023 को 88 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री अनादि चरण दास उड़ीसा के जहाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दास ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति के रूप में। तो मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आप लोकसभा से सुन रहे थे अध्यक्ष ओम बिरला को, जहां पर एक तरफ राज्यसभा में भी कार्यवाही शुरू हुई, वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि राज्यसभा में भी अध्यक्ष की ओर से अहम बातें कही गई हैं। और आज से मानसून सत्र शुरू हुआ है, जो कि अब 11 अगस्त तक चलने वाला है। और इस सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर हिंसा, महंगाई, इन सभी चीजों को लेकर इसमें बात होगी, तो कहीं ना कहीं हंगामा तो जरूर होगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सियाचिन में शहीद हुए देवरिया के जवान को श्रद्धांजलि। कैप्टन अंशुमान सिंह को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा भी कर दी गई है। परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। आम खबर आपको बता दें। और जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर होगा। तो जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर होगा। परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद देने की भी बात सामने आई है। कैप्टन अंशुमान सिंह को सीएम योगी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी कर दी है। यहाँ हम खबर आपको बता दें, जहां पर परिजनों को आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की गई। परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर होगा। तो जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर होगा। और लखनऊ से खबर, सीएम योगी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सियाचिन में शहीद हुए देवरिया के जवान को श्रद्धांजलि दी गई है और सीएम योगी यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और कैप्टन अंशुमान सिंह को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें। और परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। ये आम जानकारी। और परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां पर हलाला के नाम पर यौन शोषण का एक मामला सामने आया है। महिला ने बहनोई पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। हलाला के नाम पर यौन शोषण का आरोप लगा। 3 बार 3 तलाक और 2 बार किया हलाला। पति के दोनों बहनोई ने किया हलाला के नाम पर यौन शोषण। 12 साल पहले हुई थी महिला की शादी। 2 साल पहले पति ने दिया था 3 तलाक। दोबारा फिर पत्नी से शादी करने का दबाव बनाया और दोबारा शादी के नाम पर बहनोई से हलाला कराया। बहनोई से हलाला होने के बाद पति ने किया नकाह, फिर 3 तलाक देकर दूसरे बहनोई से हलाला किया। और सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो यह आम खबर आपको बता दें। 12 साल पहले महिला की शादी हुई थी और यहाँ पर हलाला और 3 तलाक की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 साल पहले पति ने तलाक दिया था। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। दोबारा फिर पत्नी से शादी करने का दबाव बनाया। ये मामला कोतवाल सदर ग्राम मजरा हमीरपुर का है, जहाँ एक महिला ने आकर प्रार्थना दिया है इस संदर्भ में। तो इस संदर्भ में प्रार्थना के आधार पर सही धारा में मुकदमा लिया जा रहा है। मुकदमे में साक्ष्य के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्या शिकायत है उसकी? शिकायत उसकी है कि दहेज की बात है और हलाला की बात कर रही है प्रार्थना पत्र में, लेकिन इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है। मुकदमे में जो सही साक्ष्य आएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी शादी साहित्य के संग हुई थी
उन्होंने छोड़ दिया, फिर अपने बहनोई इलियास के संग हलाला किया, फिर दोबारा अपने संग निकाह कर लिया, फिर दोबारा छोड़ा 2020 में। और फिर तीसरी मर्तबा हलाला का नंबर आया, सास ने हमको खूब पढ़ाया, कर लो, हम अपने घर चले आए। फिर हम अब मुकदमा कर रहे हैं। विनीत गुप्ता हमारे साथ में लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। विनीत, एक तरफ जहां सरकार चाहे 3 तलाक हो या हलाला, इन सभी चीजों पर रोक लगाने को लेकर पूरी तरीके से सजग हो गई है। 3 तलाक को लेकर तो कानून भी बना दिया गया है और लगातार महिलाओं को इन अपराधों से, कुप्रथाओं से बचाने के लिए सजग नजर आती है। तो वहीं दूसरी ओर अभी भी इस तरीके के अपराध समाज में बचे हुए हैं और लोगों को, महिलाओं को खासतौर पर इनका सामना करना पड़ रहा है। ये नया मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने अब क्या कुछ एक्शन लिया है? गरिमा, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में जो 3 तलाक के बाद हलाला के नाम पर जो है यौन शोषण का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक नेपाल सिंह ने जो है निर्देश दिए थे मामला दर्ज करने के लिए। वहीं सदर कोतवाली पुलिस ने सास और पति सहित 2 जो उसके बहनोई हैं उनके खिलाफ, यानी 4 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। बिल्कुल, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है विनीत। लेकिन इसके पहले भी, जैसा कि महिला की बात हमने सुनी, महिला ने कहा कि इसके पहले भी उसके साथ इस तरीके की वारदात हो चुकी है। 3 तलाक और हलाला, यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 बार एक महिला के साथ इस तरीके के अपराध हुए हैं। ऐसे में महिला ने पहले इस पूरे मामले को अवगत क्यों नहीं कराया पुलिस से? क्या सबको लेकर कोई जानकारी है, कोई बातचीत हुई आपकी? गरिमा, महिला से मेरी बात हुई थी। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार का काफी दबाव था, जिसके कारण उच्च अधिकारियों तक वहां नहीं पहुंच पाई। वहीं अगर बात की जाए महिला की, तो करीब 12 वर्ष पहले महिला की शादी हुई थी। वहीं 2 वर्ष पहले महिला का जो है मतलब महिला को पति ने 3 तलाक देकर 3 तलाक दे दिया था। वहीं सास ने फिर दोबारा निकाह का दबाव बनाया, निकाह का दबाव बनाया, जहां महिला ने दोबारा फिर निकाह किया। निकाह करने के बाद, निकाह के दौरान जो है एक जो पति का जो बहनों, ये पहले उसके साथ हलाला किया गया, उसके बाद फिर पति ने जो है उसको 3 तलाक दे दिया। उसके बाद फिर दोबारा जो है निकाह का दबाव बनाया गया। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, लगातार इस महिला के साथ अपराध होता रहा, लेकिन अब जब मामला दर्ज करा दिया गया है, ऐसे में देखना होगा पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। शुक्रिया विनीत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो 3 बार 3 तलाक और 2 बार हलाला क्या क्या है, ये आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर आपने देखा महिला के साथ किस तरीके का अपराध हुआ है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे थे, इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, फिलहाल दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए, जानकारी आई थी कि अभी स्थगित हुई है। और लोकसभा की कार्रवाई जहां दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई है, तो वहीं राज्यसभा की कार्रवाई को फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्रवाई जहां 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, तो वहीं लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। लोकसभा की कार्यवाही जहां 2 बजे तक स्थगित है, तो वहीं राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हुई है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, और दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राज्यसभा की 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। पारिवारिक कलह से परेशान होने के चलते कदम उठाया है। पत्नी के मायके से ससुराल न आने से आहत था युवक और सड़क के किनारे बाइक खड़ी कर आग लगाई। युवक के आग लगाने से हड़कंप मच गया। आग लगाकर सड़क पर दौड़ता रहा युवक। आसपास के लोगों ने युवक पर कंबल डाला। गंभीर हालत में युवक को ट्रॉमा सेंटर लेकर रेफर किया गया है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गाँव की पूरी घटना है। सड़क के किनारे बाइक खड़ी कर आग लगाई है। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बाइक खड़ी कर आग लगाई। युवक के आग लगने से हड़कंप मच गया है और आपको बता दें कि आग लगाकर सड़क पर युवक दौड़ता रहा है। आसपास के लोगों ने युवक पर कंबल डाला और गंभीर हालत में अब युवक को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। तो गंभीर हालत में युवक को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां आसपास के लोगों ने युवक पर कंबल डाला और गंभीर हालत में युवक को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है।
तो गंभीर हालत में युवक को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो तिवारीपुर गांव की ये पूरी घटना है। रायबरेली से खबर, युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। ये छोटे लाल, वहाँ पता नहीं क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। ये घर को आए, बस रोड पे खड़े होकर मोटरसाइकिल खड़ा किया, बस आग लगा ली। तो आग किस चीज़ से लगाया है? RCC रोड है। नहीं, आग किस चीज़ से लगाया? आग पेट्रोल से लगाई। मोटरसाइकिल से पेट्रोल डाल रहे? हाँ। तो ये कौन है आपके लोग? छोटा भाई। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद में गांव वाले बंदे ने बताया, हम लोग तो खेतों में जुटे हुए थे, तो वहाँ से आए तो फिर देखा यहाँ, तो फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर आई एम्बुलेंस यहाँ से बोल लेके आई। तो पुलिस को सूचना दिया है? नहीं, पुलिस को सूचना नहीं दिया। एक शख्स ने खुद पर आग लगा ली और पेट्रोल डालकर आग लगाई, जिसके बाद सड़क पर युवक दौड़ता रहा और पत्नी के मायके से ससुराल न आने के चलते युवक आहत था। हालांकि आसपास के लोगों ने युवक पर कंबल डाला और किसी तरीके से आग को बुझाया है। गंभीर हालत में अब युवक को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। तो गंभीर हालत में युवक को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किए जाने की बात सामने आई है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ये पूरा मामला है पारिवारिक कलह से जुड़ा, जहां पारिवारिक कलह से परेशान होकर ये कदम उठाया है और युवक के आग लगाने से भड़कंप मच गया। पत्नी के मायके से ससुराल ना आने से आहत था युवक, जिसके बाद युवक ने खुद को आग के हवाले कर लिया। अब गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। गंभीर हालत में युवक को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किए जाने की बात सामने आई है और पत्नी के मायके से ससुराल न आने के चलते युवक आहत था। आसपास के लोगों ने युवक पर कंबल डाला है। रायबरेली में युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। हमारे साथ मनीष अवस्थी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए। मनीष, पारिवारिक कलह से ये युवक बताया जा रहा है परेशान था, जिसके चलते इसने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल स्थिति कैसी है, क्या इसको लेकर कोई अपडेट है? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? तो मनीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रायबरेली में युवक ने खुद को आग के हवाले कर लिया है और पारिवारिक कलह से ये युवक परेशान था। पत्नी के मायके से ससुराल ना आने को लेकर परेशान था, जिसके बाद उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली और सड़क पर दौड़ता रहा। पत्नी के मायके से ससुराल ना आने से ये आहत था और रायबरेली में युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। मनीष एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या स्थिति है फिलहाल इस युवक की, कोई जानकारी? बताया जा रहा है हालत लगातार गंभीर होती जा रही थी। जी बिल्कुल, बात करें तो ये पूरा मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है तिवारीपुर, जहां पर एक परिवार था जो थोड़ा पारिवारिक कलह से परेशान था और उसकी जो पत्नी थी युवक की, वो मायके चली गई थी और उस दिन अगर बात करें तो देर रात वो अपने ससुराल गया था। ससुराल में क्या बातचीत हुई, उसके बाद वो घर वापस लौटा, लेकिन घर न पहुंच के गाँव के किनारे ही बाइक को खड़ी करके बाइक से पेट्रोल निकाला और अपने ऊपर डाल लिया और आग लगा ली। जैसे ये आग लगी, वहां हड़कंप मच गया। स्थानीय जो लोग थे आलम फानन भागे और उसके ऊपर कंबल डालकर किसी तरह आग बुझाई। आग बुझाने के बाद उसे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिर भी वहां पर उसकी हालत जब चिंताजनक हुई तो उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ भेजा गया है, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। फिर इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, आनन फानन गाँव पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिल्कुल, साफ तौर पर पूरे मामले में अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। शुक्रिया मनीष आपका अधिक जानकारी के लिए। तो पत्नी के मायके से ससुराल ना आने से युवक आहत था और जिसके बाद युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली और बीच सड़क पर युवक दौड़ता रहा। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं और आग लगाकर बीच सड़क पर दौड़ता रहा। आसपास के लोगों ने युवक पर कंबल डाला है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बरेली में कांवड़ियों पर हमला हुआ है। कांवड़ियों पर खुराफातियों ने पत्थर फेंका। पत्थर लगने से कांवड़ियों का सिर फूटा है। नाराज अन्य कांवड़ियों ने सड़क पर लगाया जाम। कांवड़ियों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मांग लेकर जमकर हंगामा किया है। कांवड़ियों का जत्था जल लेने के लिए जा रहा था गंगा। माहौल बिगड़ता देखकर पुलिस प्रशासन के पसीने छूटे। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस और सीओ। पुलिस ने 3 खुराफातियों को हिरासत में लिया। पुलिस के समझाने पर आपको बता दें कि कांवड़िए शांत हुए। बरेली के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे का यह पूरा मामला
बताया जा रहा है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, मांग को लेकर जमकर हंगामा भी किया गया है। तो कांवड़ियों का जत्था जल लेने के लिए जा रहा था। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस और सीओ। तो मौके पर कई थानों की पुलिस और सीओ पहुंची। पुलिस ने 3 खुराफातियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस के समझाने पर कांवड़िए शांत हुए हैं। तो पुलिस के समझाने पर कांवड़िए शांत हुए। बरेली के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बरेली में कांवड़ियों से जुड़ी यह अहम खबर, और कांवड़ियों पर हमला हुआ, जिसके बाद आप देखिए किस तरीके से आक्रोशित कांवड़िए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और खुराफातियों ने कांवड़ियों पर पत्थर फेंका था। और जिसके बाद विवाद बढ़ गया। अधिकारियों के समझाने पर कांवड़िए शांत हुए हैं। और अगली खबर का रुख करते हैं। गुरुग्राम से खबर आपको हम बताते हैं। ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया है। इंडरी रोड पर स्थित गुप्ता अस्पताल का ये पूरा मामला है। परिजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा किया है। अस्पताल छोड़कर फरार हुए डॉक्टर, स्टाफ और 6 घंटे तक पीड़ितों की पुलिस ने नहीं की सुनवाई। पुलिस पर मिली भगत का परिजनों ने लगाया आरोप। देर रात तक परिजन डटे रहे थाने के गेट पर, और मौत हो जाने के बाद मेदांता में कर दिया रेफर। तो 6 घंटे तक पीड़ितों की पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 6 घंटे तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस पर मिलीभगत का परिजनों ने आरोप लगाया है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और देर रात तक परिजन डटे रहे थाने के ही गेट पर। 6 घंटे तक पीड़ितों की पुलिस ने कोई सुनवाई भी नहीं की। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस पर मिलीभगत का परिजनों ने आरोप लगाया। तो पुलिस पर मिलीभगत का परिजनों ने लगाया आरोप। देर रात तक परिजन डटे रहे सोने थाने के गेट पर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मौत हो जाने के बाद मेदांता में रेफर किया गया। गुरुग्राम से खबर, ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हुई है। और अगली खबर गुरुग्राम से ही, जहां पर पुलिस ने 349 किलोग्राम गांजा पकड़ा है। नशा तस्करों की कमर तोड़ने में गुरुग्राम पुलिस कामयाब हुई है। ट्रक विशाखापट्टनम से नूह मेवात में जा रहा था, और क्राइम ब्रांच को खबर लगने पर ट्रक को रोका गया है। तो इस ट्रक को रोका गया, और शब्बीर है जो कि नूह जिले का रहने वाला है, जो इंस्पेक्टर कुलदीप की अगुवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है। पूछताछ में कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है। वहीं एसीपी क्राइम वरुण दहिया का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा जाना गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दहिया ने बताया कि शब्बीर से पूछताछ में पता चला कि उसने ये सप्लाई नूह में देनी थी। पूछताछ लगातार जारी है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता और गांजा पकड़ा गया है। 359 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है। नशा तस्करों की कमर तोड़ने में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। रेवाड़ी में एक आटा व्यापारी से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में रेवाड़ी पुलिस ने फोन पर व्यापारी से रंगदारी मांगने वाली युवती को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके अन्य साथी फरार हो गए। अब पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 3 दिन पहले रेवाड़ी शहर की नई बस्ती निवासी एक आटा व्यापारी को व्यापार करने के बहाने रोहतक बुलाकर एक युवती और उसके 2 साथियों ने चाकू की नोक पर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। आरोपियों ने यह पैसा व्यापारी के घर से मांगने की धमकी दी। व्यापारी को उसके कार के साथ लेकर आरोपी रेवाड़ी तक आए। यह मामला पुलिस तक पहुंचा तो दोनों युवक गाड़ी से भाग निकले, लेकिन युवती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत एक भेड़ाघाट क्षेत्र में नकाबजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को आधारताल पुलिस द्वारा टीम गठित कर धर दबोचा गया। शहर में नकाब जमीन की वारदात को रोकने के लिए मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत दिखाओगे नहीं, 6 घंटे तक लगाए रहोगे। तो प्रॉपर्टी ऑफेंस की वारदातें हुई थी, 2 बड़ी नकबजनी की वारदातें हुई थी। इसमें 8 लाख से ज़्यादा सोने चांदी की जेवरात गए थे। आधारताल वाली वारदात में 5 आरोपी पकड़े गए जो सामान्यतः गोवलपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। और भेड़ाघाट में जो रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की घटना हुई थी नकबजनी की, उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया जो पाटन का रहने वाला है। इन लोगों से बड़ी मात्रा में सोने चांदी की जेवरात बरामद। नाम क्या है? ये पाटन क्षेत्र का रहने वाला है जो आपका भेड़ाघाट का आरोपी है। इसका नाम है दीपक पटेल। और बाकी जो आधारताल वाली नकबजनी पकड़े गए उसमें रोहित मूल, सुमित दाहिया, शिवम कुशवाहा, अनिल से। आपको बता दें कि आधारताल थाना अंतर्गत भेड़ाघाट क्षेत्र में नकाबजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को आधारताल पुलिस द्वारा टीम गठित कर धर दबोचा गया। पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में नकाब जमीन की वारदातों रोकने के लिए मेरे द्वारा निर्देश दिए गए, जिसके तहत आधारताल पुलिस द्वारा टीम गठित कर आधारताल क्षेत्र में नकाब जाने की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को धर दबोचा गया। एक बालक 5 नकाब अपराधियों को पुलिस से गिरफ्तार कर चुराए गए सोना चांदी के जेवर करीब 8 लाख नगद रुपए जब्त किए हैं। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को पकड़कर उसे सोना चांदी के जेवर जब्त किए गए और अपराधियों को न्यायालय में पेश किया गया। जबलपुर बेलखेड़ा थाना अंतर्गत वृद्धि की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। जबलपुर अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि बेलखेड़ा थाना अंतर्गत मनखेड़ी के हार में वृद्धा की निर्मम हत्या कर आरोपी फरार हो गए थे। हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक टीम गठित की गई थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मनखेड़ी के हार में 17 तारीख को जो नृशंस हत्या एक सीनियर सिटीजन्स की हुई थी, उसका पर्दाफाश कर दिया गया है। 75 वर्षीय कुंजीलाल लोधी जो कि मनखेड़ी के हाथ में अपने खेत पर सोए हुए थे, उनकी डेड बॉडी रंजित अगले दिन बेलखेड़ा पुलिस को मिली थी। उस पर से बेलखेड़ा पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन करती रही और हमारा एसडीओपी पाटन और एटीआई बेलखेड़ा ने लगातार उसमें काम करते हुए आरोपी गुड्डू विश्वकर्मा को नरसिंहपुर से गिरफ्तार कर लिया है। खबर मंडला से है, जहां पर लफरा के हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 बच्चियों के बोतल में पेशाब का मामला गर्माता जा रहा है, जहां केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा, निवासी विधायक अशोक मडस्कूली पहुंचे। स्कूल छात्राओं और उनकी परिजनों से मिलकर इस पूरे मामले की जानकारी ली है। मौके पर पुलिस ने कहा कि अगर इस प्रकार की कोई हरकत हुई तो मामला बहुत गंभीर है, कार्रवाई जरूर की जाएगी। यदि अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो ये सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये शासन तंत्र का चूक है। आखिरकार इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में ही क्यों हो रही है? और जहाँ तक विद्यालय का विषय है तो और ये बात सामने आई है तो इसकी जांच हो जाए, सूक्ष्मता से जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उचित कार्रवाई।
एक स्कूल है, लफरा गांव पड़ता है 8 मीटर दूरी पर। तो वहाँ कुछ 11वीं पढ़ने वाली जो बच्चे हैं उन्होंने शिकायत किया था कि उनके पानी का जो बोतल है उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ मिले हुए हैं, जिसमें उनको लगा कि ये यूरिन वगैरह है, इसकी जांच करवाई जाए। तो पुलिस प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 269 और 270 की धारा IPC दर्ज की हुई है। इसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको IPC के घेरे में रखा जाएगा। जल्द जबलपुर के नेपियर टाउन प्रेम मंदिर के पास अचानक रोड की हद से अंदर शेड दुकान में नगर निगम अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई की। कार्रवाई से मिस्त्री मैकेनिकों में हड़कंप मच गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई करते हुए करीब 3 दुकानों को जमींदोज कर दिया। अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण अमले के साथ आए पटवारी द्वारा भद्र शब्दों का प्रयोग भी किया गया। पीड़ितों के अनुसार अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई से लगभग 20 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पीड़ितों का कहना है कि यह संपत्ति मालिक सचिन तिवारी की है, जो कि पैतृक मालिकाना हक से कब्जे में कई वर्षों से रह रहे हैं। उनकी रजामंदी से लिखित किराएदारी एग्रीमेंट द्वारा हम अपना व्यापार संपत्ति पर कर रहे थे। संपत्ति पर मकान मालिक एवं अन्य वर्षारों के हक का विवाद सालों से चला आ रहा है, परंतु अधिकारियों द्वारा मौके पर किसी भी प्रकार का नोटिस न हमें दिया गया और न ही दिखाया गया। शासन प्रशासन जो कर रहा है बिना परमिशन दिए, बिना किसी चीज के, किसी की दुकान को आप किसी भी टाइम पे आके क्या तोड़ सकते हो का, ये अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद हम विदिन 1 घंटे से पूरे नगर निगम में यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इससे मिल लो, उससे मिल लो, यही चल रहा है, बाकी हुआ कुछ नहीं है। हमारा ये कहना है भाई, अगर किसी की दुकान आप तोड़ रहे हो तो व्यक्तिगत उसको मैसेज तो दे दो कि भैया आपकी कल दुकान तोड़ेंगे। वो आए बेचारी गरीब की दुकान, 15 लाख 16 लाख का जो माल है वो किस परिस्थिति से अपना परिवार का वहन कर रहे हैं, चला रहा है या पोषण कर रहा है। आज बरसात लगी, वो बेचारा किस स्थिति में है ये बताइए आप। बिहार के मोतिहारी में प्रेमिका से मिलने उसके घर गए प्रेमी से को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस दौरान प्रेमी जोड़े को वहां मौजूद भीड़ ने तालिबानी सजा देनी शुरू कर दिया है। इस दौरान महिला के अबोध बच्चे रोते चिल्लाते रहे, लेकिन वहां मौजूद लोगों को थोड़ी भी दया नहीं आई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला रामगढ़वा थाना क्षेत्र के सकरार गांव का है। प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा रंगे हाथों। प्रेमी जोड़े को लोगों ने तालिबानी सजा दी। और किस तरीके से डंडे से लोगों द्वारा तालिबानी सजा दी जा रही है, ये आप तस्वीरों के माध्यम में देख सकते हैं। प्रेमी को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा दी जा रही है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। देर रात तक कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल साहिब हल्का डेरा बाबा नानक के रावी दरिया का जायजा लेने के लिए गांव खोने वाले में रावी दरिया की धुसी बांध पर रहे और लोगों के साथ पानी के संबंध में बातचीत की। उनके साथ डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद रहे। अजनाला के एसडीएम और नायब तहसीलदार रामदास और सारा जिला प्रशासन भी साथ बैठे, वहीं पर फौज के जवान भी इसमें शामिल थे।
जिला गुरदासपुर के सीमावर्ती हल्का डेरा बाबा नानक की सीमा से सटी रावी नदी इस समय पानी के कारण पूरे उफान पर आ रही है। सुबह से ही रावी नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी पुष्टि कैबिनेट मंत्री ने की और कहा कि हम प्रशासन के साथ मिलकर हर तरह से आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। डेढ़ 2 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਅਲਰਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਲਗਭਗ 2:30-3 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ, BSF ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਫ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक महिला पायलट और उसके पति की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी है। कपल का आरोप है कि उसने 10 साल की लड़की को अपने घर में काम पर रखा था और उसे टॉर्चर किया जा रहा था। पुलिस ने नाबालिग लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया। लड़की के शरीर पर चोट और जलने के निशान मिले हैं। तो वहीं पर चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही बच्ची की काउंसलिंग की जा रही। दिल्ली की पुलिस ने एक प्लास्टिक फैक्ट्री व्यापारी से रंगे हाथ फिरौती मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और वास्तव मूवी से प्रेरित होकर ये अपराध करने वाले तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन्होंने एक ऐप के माध्यम से बवाना गैंग के नाम पर व्यापारी से फिरौती की मांग की थी। इसमें उन्होंने हरिद्वार से चाकू लेने का प्लान बनाया था। बताया जा रहा है कि तीनों में से एक अपराधी नाबालिग है। पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। गुरुग्राम में नगर निगम के चुनाव को लेकर राज्यसभा के सदस्य सुशील गुप्ता व हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि नगर निगम के चुनाव में एससी की रिजर्व सीट घटाकर 6 से कम कर दी गई है। उनका कहना था कि भारतीय संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान है, उसके मुताबिक गुरुग्राम में अभी 6 सीट एससी के लिए रिजर्व होनी चाहिए। उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है। पार्टी गरीबों को और एससी का हक मानने में सबसे तेज है, जानबूझकर लेट कर रही है। उन्होंने कहा कि एससी के हकों के लिए उनकी पार्टी कोर्ट भी जाएगी और एससी की जनता को उनका हक दिलाएगी। हरियाणा के डॉक्टर सेल के अध्यक्ष डॉक्टर सारिका वर्मा ने कहा कि बीजेपी के कार्यों से जनता का उन पर से विश्वास उठ चुका है। गुरुग्राम आज पानी भरा और कूड़े के ढेरों से नरक बन चुका है। लोगों का बीजेपी से विश्वास उठ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में विश्वास करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ने उनको दिया है कि 6 सीट होनी चाहिए, इनफैक्ट 7 होना चाहिए क्योंकि 20% उनके पास सीट्स होना चाहिए रिजर्व, वो सरकार ने कम कर दिया है। और हमें ये भी पता है क्यों कम कर दिया। उनको पता है कि एससी वर्ग इससे नाराज होगा, रोष होगा और वो कोर्ट पे चले जाएंगे और वो स्टे ले लेंगे। उनका बेसिकली इलेक्शन से डर लगता है, वो भाग रहे हैं, वो जीत, उनको पता है कि उनकी हार सुनिश्चित है क्योंकि उन्होंने गुड़गांव में कोई काम नहीं किया, इसीलिए ये ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। और सुशील गुप्ता जी हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है, उसी के लिए बोलने आए थे कि हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे इनकी मांग का और 6 सीट जो है लेके रहे। और 6 सीटें रिजर्व हरियाणा के अंदर लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, नौकरियों में भी देश में सरकार रखा है। गुड़गांव के अंदर इन्होंने 6 सीटों को घटा के 3 कर दिया, तो इससे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर भारी रोष है। मैंने एक पत्र हरियाणा के चुनाव आयुक्त को भी लिखा, धनवर सिंह जी को, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के राज्यपाल से अपील की है कि आप इस पर तुरंत संज्ञान लें, इनके अधिकारों से इनको वंचित ना करें, संवैधानिक अधिकारों से वंचित ना करें।
अगर आप नहीं मानेंगे तो आम आदमी पार्टी कोर्ट कर देगी। हरियाणा सरकार के म्यूनिसिपल एक्ट के किए गए बदलावों के तहत नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर की वार्डबंदी का खाका तैयार हो गया है। दोनों निगमों में परिवार पहचान पत्र व इलेक्शन डेटा को आधार पर नगर निगम गुरुग्राम को 36 व नगर निगम मानेसर को कुल 20 वार्ड में बांटा गया है। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि पूर्व में वार्डबंदी के ड्राफ्ट पर कमेटी के सदस्यों ने ऐतराज जताया था। ऐसे में जिला प्रशासन ने सरकार के एमसी एक्ट बदलाव के लिए लाए गए अध्यादेश पर दोनों नगर निगम में परिवार पहचान पत्र व इलेक्शन डेटा के आधार पर वार्डबंदी का खाका तैयार किया है। डीसी ने एक पीपीटी के माध्यम से कमेटी के सदस्यों को वार्डबंदी के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी भी दी। बताया कि प्रत्येक वार्ड में पीपीपी व इलेक्शन डेटा का आकलन करते हुए जिस वार्ड में पीपीपी की संख्या ज्यादा है वह पीपीपी की जनसंख्या का आधार माना गया है। आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटकर क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। भाइयों बहनों, आज मुझे प्रसन्नता है कि विगत 1.5 वर्ष के अंदर यह 21वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है, जिसके बारे में अभी मेरे पूर्व सहयोगियों ने आपके सामने विस्तार से कहा कि मात्र 10 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति की इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचिता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी विभिन्न विभागों में नियुक्त अधिकारियों को, आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता, अभिभावकों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर एक साथ डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 93, कोषाधिकारी के 12, नायब तहसीलदार के 44, राज्य संपत्ति विभाग के व्यवस्थाधिकारी के 2 और व्यवस्थापक के 3, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के खान अधिकारी के रूप में 12 और प्राविधिक सहायक के 41, विशेष कार्याधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में 1 और प्रबंधक के 14, खाद्य और रसद विभाग के जिला पूर्ति अधिकारी के श्रेणी 2 के 6, जिला खाद्य विपणन अधिकारी के 1 और आयुष विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में 422। इसके साथ ही नगर विकास के सहायक नगर आयुक्त और कर निर्धारण अधिकारी के 10 पदों पर यानी कुल 700 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न करके नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। स्वाभाविक रूप से आप आज अपने एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक का आपका जीवन ज्यादातर का अपने माता पिता, अभिभावक पर निर्भर रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं, पहले अपने डिग्री लेना, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, यह आपके जीवन का उद्देश्य रहा होगा। लेकिन अब नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के साथ ही आपको विभिन्न विभागों में अपने दायित्व का निर्वहन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। यानी एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत आपके जीवन की प्रारंभ होने जा रही है और इसमें लगभग 30 से 35 वर्ष का एक कालखंड आपके पास होगा अपने को बनाने का, संवारने का और समाज के सामने प्रस्तुत करने का। अपने योग्यता और अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करने का एक अवसर आप सबके सामने होगा।
और इस दृष्टि से इसीलिए नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम को हम जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जब यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे मंत्रीगण बोल रहे थे, वे उन बातों को कह रहे थे जो उनके अनुभव पर आधारित थी। जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए प्रसंगों का उदाहरण देकर के उन्होंने अपनी बात को आपके सामने रखा, और यही व्यावहारिक जीवन से अब आपको सामना करना है। और व्यावहारिक जीवन यही कि एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपकी जिम्मेदारी किस रूप में। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जो दो महत्वपूर्ण विभिन्न विभागों के हमने यहाँ पे नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, जिसमें 39 डिप्टी कलेक्टर के और 93 डिप्टी एसपी के यहाँ पे नियुक्ति पत्र भी जारी हो रहे हैं। आप देखेंगे कि एक कॉमन मैन से जुड़ी हुई जितने विभाग हैं, आम जनमानस की शिकायतें या आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्या इन्हीं सब विभागों से के इर्द गिर्द घूमती है। अगर ये विभाग लोकतंत्र की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए सही तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर लें, अहंकार से मुक्त होकर के कि मैं अब अधिकारी हो गया हूं, डिप्टी कलेक्टर हो गया हूं या डिप्टी एसपी हो गया हूं, मैं क्यों सामान्य नागरिक से मिलूंगा, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को कभी अच्छे अधिकारी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। किसी व्यक्ति के कहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, यानी कोई व्यक्ति स्वयं कहे कि मैं बड़ा आदमी हूं तो उससे वो बड़ा नहीं होता है। कोई व्यक्ति स्वयं ये कहे कि मैं अधिकारी हूं और अधिकारी के रूप में कोई मुझे बिना किए ही सम्मान दे, तो मुझे लगता है ये एक सपना होगा। याद रखना ये भारत है, और भारत में तो लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। जब लोकतंत्र नहीं था और पश्चिम ये मानती थी कि आक्रांता इस देश में आएंगे, आकर के वह रौंद करके किसी को भी अपना गुलाम बना देंगे, इस देश ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। याद करिए, सिकंदर इस देश में जब हमला करने के लिए आ रहा था तो सिंध के तट पर किसी ने बताया कि एक सन्यासी रहता है। वो समझता था कि सन्यासी होगा तो काफी उसके पास बहुत कुछ होगा, तो उसने देखा एक झोपड़ी में बैठा हुआ है, एक सामान्य सी गुफा में बैठ करके वो व्यक्ति धुनी रमाया है। लोग उसके इर्द गिर्द आकर के उसका दर्शन कर रहे हैं, उसको नमन कर रहे हैं। उसके सेनापति ने कहा कि तुम्हें तो सिकंदर महान ने बुलाया है, चलिए। उसने कहा कौन सिकंदर? कहा रे विश्व विजेता सिकंदर। उसने कहा देखो, विश्व विजेता वो कभी नहीं हो सकता है, विश्व विजेता तो एक ही है और परमपिता परमेश्वर है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। यह भारत का एक सामान्य नागरिक इस भाव के साथ जीवन यापन करता है, और हम में से किसी को भी यह पालना नहीं चाहिए कि हम सर्वशक्तिमान हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि 700 छात्रों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित किया है। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। हादसे में हताहत लोगों के परिजनों से मिले हैं मुख्यमंत्री धामी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी ने परिजनों से मुलाकात की है। जो लोग कल आपको बता दें कि करंट की चपेट में आए थे, उनके परिजनों से मुलाकात की है धामी ने, और यहाँ पर उनका ढांढस बताते हुए नजर आए, साथ ही साथ भावुक भी होते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हादसे में हताहत लोगों के परिजनों से मिले सीएम। परिजनों से मिलकर भावुक भी हुए धामी। मुख्यमंत्री धामी ने की मुलाकात, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। सीएम ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। मुख्यमंत्री धामी ने की मुलाकात। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।